आपका भविष्यवाणियां भविष्य में छिपा वो सच है जो अपने होने का सबूत बहुत पहले से ही दे देती है। इसे समझने और जानने की उत्सुकता हम सबको होती है, लेकिन ये हम सबके बस में नहीं है। इसलिए हम लाए हैं सटीक भविष्यवाणियों का कार्यक्रम महाज्योतिष, जहां विश्व विख्यात भविष्य वक्ता पंडित राजकुमार शर्मा जी इनकी भविष्यवाणियां लगभग सटीक साबित हो चुकी हैं। तो अगले इस आधे घंटे में आज फिर होगा खुलासा राजनीति, अर्थनीति, खेल और बाजार के उतार चढ़ाव, साथ ही सेंसेक्स से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों का। तो आइए शुरू करते हैं महाज्योतिष। और शुरुआत में सबसे पहले पंडित जी का स्वागत करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभम करोतु कल्याणम। पंडित जी, सबसे पहले दिल्ली चुनाव के बाद अब देश की निगाहें बिहार की राजनीति पर हैं। बिहार में जो घमासान हो रहा है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक आप बिहार का भविष्य क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम बहुत ही दर्शकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने काफी तादाद में हमको ईमेल और एसएमएस किए, क्योंकि बहुत विश्लेषण के बाद, गणना के बाद हमने केजरीवाल साहब को इसी मंच के ऊपर 42 से ज़्यादा सीट्स दे दी थी, क्योंकि माहौल ऐसा जमा हो चुका था। अब आपने जो बिहार के बारे में बात की है, वहाँ पे परिस्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है, मगर अब उसके बाद डेफिनेटली वापिस हमको शनि के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष का कार्यक्रम है महाज्योतिष, और इसमें 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों द्वारा भविष्य किया जाता है, ना कि आम सूचना के अधिकार पर। अब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में प्रसाद यादव, तीसरे हैं मांझी साहब, और चौथे जो है वहां पे मिस्टर मोदी, एक मिस्टर मोदी है, आई थिंक हिज नेम इज सुरेश मोदी। वो उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सब एक एक करके हम इसका खुलासा करेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो नीतीश कुमार जो है वो 4/6/1948 यानी 4 जून 1948 को उनका जन्म हुआ है, और कुंडली का अध्ययन करते हुए कर्क राशि आती है उनकी। कर्क राशि के बाद वृश्चिक लगन आता है। यहाँ पर मैं एक बात फिर आपसे बताना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि मोदी की है, वृश्चिक राशि भारतीय जनता पार्टी है, को यहाँ पर भी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन की बात होती है, कर्क राशि और वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में इस वक्त शनि जो है वो बैठा हुआ है। हो सकता है ताम झाम के साथ, साम दाम दंड के साथ नीतीश कुमार जो है वो वापस मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाए। मगर बेटा, मैं हमेशा कहते आया हूं, और नरेंद्र मोदी के मामले में भी, अमित शाह के मामले में भी, और अब नीतीश कुमार और लालू जी के मामले में भी एक बात कहना जरूरी समझता हूं, क्योंकि अब हम लालू जी की कुंडली का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी वृश्चिक राशि है और मीन लगन है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन या राशि कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखाई देती है, और वृश्चिक राशि के ऊपर 6.5 चल रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के ऊपर और लालू जी के ऊपर, दोनों के ऊपर बड़े सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि राहु की महादशा लगी हुई है। उन्होंने राहु की महादशा आते ही अपना चीफ मिनिस्टरशिप से त्यागपत्र दे दिया। राहु की महादशा जैसे ही लालू जी के ऊपर शुरू हुई, लालू जी के ऊपर ऐसा समझ लीजिए दंड, जेल यात्रा, अपमान, कहीं ना कहीं सामाजिक तिरस्कार, बहुत सी चीजें जो हैं, बहुत से आरोप उनके ऊपर लगे, और साथ में उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी आई। उनके आरोग्य के ऊपर भी आघात हुआ, उनके शरीर के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर भी आघात हुआ। और यहाँ पर राहु की महादशा, और साथ में वृश्चिक लगन और कर्क राशि नीतीश कुमार जी की, और यहाँ पर लालू जी की वृश्चिक राशि और मीन लगन, इन चारों चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं आज के दिन वो सरकार अगर बना भी लेते हैं, मगर अगर वो बनाते हैं साम दाम दंड के साथ, तो डेफिनेटली उस सरकार का जो की आयु है बहुत कम होगी। मगर यहाँ तक मांझी की बात करें, मांझी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, और उस प्रयत्न में हो सकता है विफल हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट से बेशक नीतीश कुमार जी को झटका लगा, हाई कोर्ट से उनको फायदा हुआ। ये पशोपेश में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं
कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लालू जी के साथ में, कांग्रेस के साथ में मिलकर वापस मुख्यमंत्री की पदवी के ऊपर विराजमान हो जाएं, मगर लंबा चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहते आया हूं कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि में शनि चल रहा है, तो एक बात का ध्यान रखना है, आचार व्यवहार, संस्कार, संस्कृति और चरित्र, इन सब के ऊपर शनि जो है वो अपनी गाढ़ी नजर रखता है। अगर आपने थोड़ी सी भी नजर गंदी की, थोड़ा सा भी आपने कहीं ना कहीं इधर का उधर करने का प्रयत्न किया, अपने चरित्र के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर, या राजनीति में कहीं ना कहीं कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली शनि जो है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, वो आपको दंड देता है। आप सुखी तो हो जाते हो कि मैंने ये किया, मैं देखिए वापस मुख्यमंत्री बन गया, मगर उसका दंड जो है, क्योंकि शनि शनै शनै चलता है, शनै शनै अपने प्रहार करता रहता है, और डेफिनेटली समाज के अंदर और लोगों के अंदर उस चीज की हानि होती है, और आपको अंततः उसका फल नहीं, उसकी हानि भुगतनी पड़ती है। इस बात का इन दोनों नेताओं को ध्यान रखना पड़ेगा, लालू जी को भी और नीतीश जी को भी और मांझी जी को भी। जी चलिए पंडित जी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जिस तरह का संकट चल रहा है बिहार में, उसमें क्या जेडीयू में जो घमासान मचा है उसका किसी भी तरह का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ देख पा रहे हैं क्या? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हाल दिल्ली में हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह का वातावरण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपना झंडा गाड़ा है, उससे पूरा वर्ल्ड, विश्व जो है स्तब्ध रह गया है, और भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय खुल गया है, एक नए इतिहास का आरंभ हुआ है। ये बात तो आप भी मानती होंगी। इसलिए आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में अगर कोई है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही समझदार नेता बैठे हैं जो धर्म, संस्कार और सभ्यता, चरित्र, व्यवहार, इसका आचरण करना जानते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको इस अहंकार का या इस विचार का या इस कुविचार का दंड भुगतना पड़ चुका है, इसलिए वो किसी भी तरह का रिस्क जो है वो बिहार में नहीं लेंगे। और अगर हम मांझी की बॉडी लैंग्वेज देखें, और वहाँ पे शरद यादव की बॉडी लैंग्वेज देखें, और वहाँ पे पप्पू यादव की बॉडी लैंग्वेज देखें, और वहाँ पर जो बाकी नेता हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायरेक्ट लाभ जो है वो बीजेपी को होता हुआ दिखाई देता है। और अगर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। डेफिनेटली इसका लाभ मिलना ही मिलना है, क्योंकि मांझी जो है वो कल को कहीं ना कहीं 20 से 25 एमएलए लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 80 एमएलए साथ में मिलकर सरकार बनाने में कामयाब भी हो सकते हैं। मगर वहां पर इस वक्त अगर मैं भविष्यवाणी करूं, नीतीश कुमार की और लालू जी की और कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करूं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो अपनी परेड में अपने बहुमत बना करने में कामयाब हो सकते हैं। जी चलिए, और साथ ही पंडित जी, नीतीश कुमार की अगर हम कुंडली की बात करें, तो क्या उनकी कुंडली में इस मौजूदा वक्त में दोबारा से सीएम की कुर्सी पर काबिज होने का किसी तरह का कोई योग है? हालांकि वो अपनी तरफ से कोशिशों में जुटे हुए हैं। देखिए, उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मैंने पहले ही बोला कि उनकी कर्क राशि है और वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन का मतलब कि केंद्र में आया हुआ शनि, यानी कि 8 नंबर जो है उनके केंद्र में है, और वहां पर शनि जो है अपनी दृष्टि से पंचम भाव यानी कि सामाजिक भाव को भी देखता है। यहाँ पे संसार बैठा हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे राजनीति की आत्मा जिसको हम मासेस कहते हैं वो बैठी हुई है। उसके साथ ही में उनके नवम स्थान को, भाग्य स्थान को देख रहा है, उसी के साथ में कर्म स्थान को देख रहा है, 10वें घर को। तो इन सब चीजों का अगर हम वर्णन करें तो डेफिनेटली राहु की महादशा चल रही है। कहीं ना कहीं बहुत सी तकलीफों के बाद सफलता मिलती है। आप ये समझ लें कि नीतीश कुमार सीएम बन भी जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं 3 से 6 महीनों में सीएम की पदवी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इलेक्शन भी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका संपूर्ण लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मगर अगर
अरविंद केजरीवाल आप पार्टी जो है बिहार में या उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह अपने कैंडिडेट खड़े करने का विचार करते हैं तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, जेडीयू को, सबको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती जो है उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल बदल चुका है, राजनीति के समीकरण बदल चुके हैं और राजनीति में एक नया सितारा, एक नया सूर्य उदय हो चुका है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की बात करें तो डेफिनेटली राष्ट्रीय स्तर पर हम अरविंद केजरीवाल को उस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं जिसने राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली की राजनीति के माध्यम से एक नई शुरुआत की है और वो नई शुरुआत जो है अभी पहली सीढ़ी है, उसके बाद में बहुत कुछ करना बाकी है। ये अगले 6 महीनों में उनके रिजल्ट बताएंगे और उनकी कार्यशैली बताएगी। डेफिनेटली उनकी कार्यशैली में दम है, उनकी कुंडली में दम है, मगर इस वक्त जो हम विषय की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जो है आने वाले कुछ 15 से 20 दिनों में वापस मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो सकते हैं। हो जाएंगे ये नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकते हैं, मगर उनको साम दाम दंड और लालू जी का सपोर्ट भी है। इन दोनों नेताओं के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, इस बात को नकार नहीं सकते आप। इसलिए बहुत कठिन है डगर पन घटकी, आगे कांटों से भरे हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में बिहार के इलेक्शन में इनको डेफिनेटली जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। जब आप एक मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से बिठा देते हो और उसको अपनी मर्जी से निकालने का प्रयत्न करते हो तो उसकी कार्यशैली में, उसके सम्मान में, उसके अपने अस्तित्व में, उसके अपने व्यक्तित्व के ऊपर आघात होता है, इस बात में कोई दो नहीं। ये ऐसी घटना थी जिसको आप अपने घर पर बैठकर सुलझा लेते तो अच्छा होता। इसमें जेडीयू को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। पंडित जी, अभी दिल्ली में चुनाव हुए, नतीजे आ गए और अब बारी बिहार की है। ऐसे में जेडीयू में जो बगावत जारी है, इस बगावत का क्या किसी भी तरह का कोई असर अक्टूबर या नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वक्त गुरु जो है वो वक्री चल रहा है और शनि वक्री चल रहा है। एक बात पक्की है कि नीतीश कुमार, जेडीयू, कांग्रेस और लालू जी ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी इनका सिक्का नहीं चलने वाला है। उसमें कहीं ना कोई खोट नजर आएगी, कुछ ना कुछ समस्याएं लगातार आपको नजर आती हुई दिखाई देंगी। उसका कारण एक बात पक्का है बेटा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल के सामने कम से कम सैकड़ों के कैबिनेट मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज थी, धन था, पूरा ताम झाम, पूरा सरकारी आमा जलमा जो था वो केजरीवाल के विरुद्ध था। मगर वहां पे केजरीवाल जो है एक विजेता के रूप में, एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उठकर खड़े हो गए और जीत कर आ गए। यहां पर क्योंकि शनि जो है आचरण, व्यवहार, संस्कार को देखता है। सिमिलरली दे विल ट्राई देयर बेस्ट, लालू जी और नीतीश कुमार और कांग्रेस वहां पे कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को आघात पहुंचाया जाए। मैं इस पूरे समीकरण में अगर अरविंद केजरीवाल बीच में आते हैं तो बहुत ही अजीब तरह के वातावरण, यानी कह लीजिए कि राजनीति में काफ़ी अशांति का माहौल बनेगा, क्योंकि बिहार में और दिल्ली में बहुत फ़र्क है, संस्कारों में फ़र्क है, माहौल में फ़र्क है, कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीति में फ़र्क है। लालू जी को और नीतीश कुमार को डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को जो 80 सीटें लेकर ऑलरेडी खड़ी हैं, कहीं ना कहीं उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान जो हैं एक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रथ में सवार हुए हैं। उनकी राजनीति और उनका राजनीतिक कैरियर भी बहुत अच्छा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के साथ जुड़ने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा अक्टूबर नवंबर में डेफिनेटली इन 3-4 नेताओं को, क्योंकि राहु की मैं कहीं ना कहीं महाज्योतिष के माध्यम से ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहा हूं। आगे जाकर समीकरण थोड़े बहुत बदल सकते हैं, क्योंकि ग्रह दशा भी बदलती रहती है। कहीं ना कहीं राहु की महादशा, साथ में वृश्चिक राशि के ऊपर और वृश्चिक लगन के ऊपर शनि की जो प्लेसमेंट है, उससे इनको आगे जाकर तकलीफों का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं ये आपके शो के माध्यम से, महाज्योतिष के शो के माध्यम से 2/11/2014 से भारतीय जनता पार्टी को भी हाथ जोड़कर नसीहत देते आया हूं कि अपने आचरण, व्यवहार, कहीं ना कहीं अहंकार, किसी भी तरह इन चीजों को आलिंगन मत करें, नहीं तो शनि जो है आपको दंड देगा। इसी तरह वहां पर भी अगर लालू जी, नीतीश कुमार जी या बाकी उनके जो नेता हैं किसी भी तरह का अहंकार या जनता के साथ में किसी तरह का धोखा करने का प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेटली उनके साथ भी कहीं ना कहीं इसी तरह का वातावरण बन सकता है जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बना। इस बात को एक ज्योतिषीय सलाह लेकर ग्रहण किया जा सकता है। जी, और साथ ही अभी पंडित जी, हाल ही में हाईकोर्ट ने नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने को भी असंवैधानिक बताया है। अब क्या हाईकोर्ट से नीतीश को मिले इस झटके से बिहार की राजनीति में नीतीश का कद जो है वो कुछ कम होने की भी संभावना है? देखिए, विरोधी अपना काम करते हैं और जब अपने ही घर में विरोध हो, जब आपका बेटा या आपका भाई आपके सामने आकर विरोध के स्वर में बोलने लग जाता है तो डेफिनेटली आपका कद छोटा होना स्वाभाविक होता है। आपने जिस मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ में 20 से 25 विधायक खड़े होकर आपका विरोध करते हैं और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट आपको झटका दे देता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां पे उनका कद जो है वो छोटा हो गया। जिस तरह से नीतीश कुमार जो है बिहार की जनता के चहेते थे, उस चाहत में कमी आई है, वातावरण में कमी आई है, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है। और जहां तक लालू जी की बात करें तो लालू जी तो डेफिनेटली इस वक्त वृश्चिक राशि और मीन लगन के स्वामी है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर साढ़े सती का प्रकोप है। उनको तो अगर वो आचार व्यवहार और अपनी भाषा के ऊपर, अहंकार के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में लालू जी भी विजयी हो सकते हैं, कई सीटें लेकर जा सकते हैं। मगर आपने पूछा है नीतीश कुमार का कद, तो वो कद छोटा हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने महाज्योतिष में एक भविष्यवाणी की थी जे.एन.के को लेकर, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी विचार पूछें तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। जी पंडित जी, हमने नीतीश कुमार की कुंडली पर बात कर ली। अब अगर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की कुंडली की बात करें तो उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या आने वाले वक्त में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मगर मांझी की कुंडली हमारे पास नहीं है, मगर मांझी की बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग फेसेस एंड जेस्चर्स थ्रू फ्रॉम मोर देन 30 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं चेहरा जो है वो आदमी के पूरे जीवन का एक किताब होती है, एक आईना होता है। अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, उनकी चाल ढाल की बात करें, उनके स्वाभिमान की बात करें और उनका नीतीश कुमार रामविलास पासवान के माध्यम से मोदी जी को मिलना और उसके बाद में दिल्ली में आकर अपनी रेकी करना और अपनी लॉबिंग करना, डेफिनेटली एक बात तय है कि मांझी जो है वो पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के उनके दो विधायक ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। अगले 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार अगर वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो नजर आ रहा है, क्योंकि वही नीतीश कुमार जीवन भर लालू जी को गालियां देते रहे और उनके विरोध में खड़े रहे, आज वो इकट्ठे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बिहार में बदल चुके हैं। लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं उसका असर अच्छा या बुरा क्या हुआ है वो आपको अक्टूबर में समझ में आ जाएगा। मगर आज अगर हम मांझी की बात करें तो डेफिनेटली मांझी अपना मन बना चुके हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, और अगर उनका बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से दिमाग पर आ जाए तो एक बात तय है कि मांझी जो है अपना मन बना चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के रथ में सवार हो जाएंगे। अगर आज नहीं हुए तो एक बात तय है कि 2 मई के पहले मांझी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए पंडित जी, आप रहे हमारे साथ। तो ये तो हमने राजनीति की बात कर ली, लेकिन अब शेयर बाजार का हाल जानना भी जरूरी है। ये हाल हम इस छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। आप कहीं जाएंगे। पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने राजनीति की बात की, अब शेयर बाजार का हाल जानना जरूरी है। इस
सप्ताह कैसा रहने वाला है शेयर बाजार, ये बताएं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगर बात करें, उसकी रुख करते हैं। सोने की चमक और चांदी की चाल में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है? जी, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही चहेता सेगमेंट है हमारे दर्शकों का। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो 28,800 तक मार्केट जा सकती है, जिसका हमने यहाँ पर समीकरण किया था। मार्केट में एक ही दिन में 400 पॉइंट की बढ़त और 400 पॉइंट की घटत भी देखी, और इस तरह के वातावरण में बहुत से निवेशक, बहुत से दर्शक जो हैं वो अचंभित रह जाते हैं। मगर ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, नियति का अपनी एक गति होती है। अब हम अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पिछले हफ्ते, यानी ये जो हफ्ता गया है, इस हफ्ते में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वापस 29,000 के आंकड़े के नज़दीक आकर रह गई। मगर अगले हफ्ते की बात करें तो डेफिनेटली एक बार फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बढ़ती हुई दिखाई देती है। 29,400 का आंकड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वापस छूती हुई दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल और कहीं ना कहीं बैंकिंग जो पिछले 15 दिनों से बुरी तरह पिटा, उसमें एक बार वापस बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई देता है। सीमेंट, शुगर, रेल, ये सेक्टर्स में भी एक बड़ी बढ़त आती हुई दिखाई देती है। अब अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निचले स्तर की, तो 28,400 का आंकड़ा अभी तक लगा हुआ है। मगर एक बात तय है मित्रों, बजट बहुत ही क्लोज आ रहा है। बजट में बहुत अच्छी सुविधाएं, अच्छी योजनाएं होंगी, और कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब ने भी ये बोला है कि अरविंद केजरीवाल के जीतने से डेफिनेटली देश की अर्थनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा, और अरविंद खुद भी चाहते हैं कि देश उन्नति की तरफ जाए, काला धन वापिस आए, वातावरण अच्छा हो, आम आदमी प्रसन्न हो, और कहीं ना कहीं आम आदमी के जुड़ने के लिए ही आप पार्टी का उन्होंने निर्माण किया है। वातावरण डेफिनेटली भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक बना हुआ है। निफ्टी में भी आप देखेंगे कि 8,850 का आंकड़ा वापस छुएगी, और 8,620 का आंकड़ा नीचे का स्तर नजर आता हुआ दिखाई देता है। FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो बढ़ेगा, वातावरण सुंदर बनेगा, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। GDP की बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे हरियाली नजर आएगी। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज के में सबसे पहले तेल की। तेल आपने दर्शकों देखा कि 2,850 के करीब नीचे आया, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब 3,150 के करीब है। तेल में इन्वेस्ट कर बैठने में ही आपको अच्छा धन मिल सकता है, अच्छा लाभ हो सकता है। तेल एक बार फिर 3,500 का आंकड़ा पर बैरल छू सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $49 से लेकर $54, 55 तक भी जा सकता है। ये बात शनि की प्लेसमेंट के हिसाब से, राहु की प्लेसमेंट के हिसाब से, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ओपेक की रिपोर्ट के हिसाब से भी साफ साफ नजर आती है। अब हम बात करते हैं सोने की, तो सोने में उठक पटक चालू है। $1220 यानी 27,200 का आंकड़ा इंडियन रुपीज में जो है वो सोने ने छुआ। मगर अगला हफ्ता सोने के लिए अच्छा रहेगा। 27,400 से लेकर 28,000 तक का आंकड़ा एक बार सोना फिर जो है वो छू सकता है। नीचे का स्तर एक बार आ सकता है 27,000 के नीचे मित्रों, मगर 26,800, 26,600 इसके करीब झूलता है। अब हम चांदी की बात करें तो चांदी में मैं हमेशा बुलिश हूँ, आज भी बुलिश हूँ। 37,000, 36,800 का आंकड़ा देखें तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। चांदी कहीं ना कहीं 39,500 अगले 15 दिनों में फिर छू सकती है। भारतीय रुपए की बात करें तो भारतीय रुपया जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। $62.30 या 63 रुपीज 30 पैसा ऊपर का स्तर रहेगा, और नीचे का स्तर जो है 61 रुपीज कायम रहेगा। भारतीय बाजार में भारतीय रुपए की जो पकड़ है वो मजबूत रहेगी, मगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना अनिवार्य समझता हूँ कि हम आपको सब भविष्यवाणियाँ बोलते हैं, आपको लाभ भी होता है, कहीं ना कहीं 2, 4, 10 लोगों को हानि भी होती होगी। उस हानि और लाभ के लिए महाज्योतिष की टीम, सहारा और पंडित राजकुमार शर्मा कतई जिम्मेदार नहीं है। आप हमारी सलाह और अपने विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही बाजार में जाएं,
यही अनुरोध है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आज भी तमाम भविष्यवाणियां करने का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के लिए महाज्योतिष में बस इतना ही। यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।